आज की कहानी सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम आपको ऐसी खूनी रील्स की कहानी बताने जा रहे हैं जो एकदम हटकर कहानी है कि कैसे एक कातिल रील्स बनाकर अपने कत्ल के बारे में वो बताता है। जब भी उसको कत्ल करना होता है वो रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है और अपने कत्ल की जानकारी देता है और वो दुनिया को चीख चीख कर बताता है कि वो कत्ल करने जा रहा है। ऐसा सनकी कातिल आज तक किसी ने नहीं देखा कि जो कत्ल भी करता है और दुनिया को वो चीख कर सरेआम बताता है कि देखो मैं कत्ल करने जा रहा हूँ। लेकिन दर्शक इसके खूनी खेल से अनजान थे। वो इसकी रील्स का आनंद लेते थे और मनोरंजन करते थे। अक्सर लोग यही जानते हैं कि जो रील्स है वो मनोरंजन के लिए बनाई जाती है, लेकिन ये रील्स का जब खुलासा हुआ तो लोग चौंक भी गए। उस रील्स के पीछे की पूरी कहानी क्या है कि हम आपको सिलसिलेवार से अपनी वीडियो में बताएंगे। जब तक उस रील्स के पीछे की कहानी और उस खूनी कातिल के बारे में कोई समझ पाता, तब तक 2 बच्चों और 3 लोगों का कत्ल हो जाता है। जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था। जो कहानी है दोस्तों, काफी ज्यादा दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। आखिर में ये रील्स वाला कातिल कौन था और क्यों वो कत्ल करने से पहले रील्स के माध्यम से वो बताता था? आखिर में वो कैसा सनकी कातिल था? इस कहानी को दोस्तों सुनिएगा जरूर। आप श्रुतिका नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है हाइवे टाइम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। कोई भी राय हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में करके उसे अवश्य बताया कीजिए। अगर आप किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं, सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फिर इस घटना की शुरुआत करते हैं। 5 मई सन 2024 को रात के तकरीबन 9 बजे उस शहर में एक इलाका पड़ता है लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर इलाके से एक अज्ञात आदमी फोन करता है। फोन करके बताता है कि एक घर में एक महिला, उसके 2 छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो गया है। अब जब पुलिस ये बात सुनती है तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं कि एक ही घर में 3 लोगों का कत्ल हो गया है, यानी कि ट्रिपल मर्डर हुआ है। तुरंत इनो तोड़वा थाने की पुलिस एक टीम लेकर मौका वारदात पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर मौत का तांडव का खेल खेला गया है। चारों तरफ खून की नदियां बह रही हैं। दरअसल जिसका कत्ल हुआ था उनका रहने वाला लक्ष्मण और उसकी पत्नी शकुंतला और उसके 2 बच्चे थे और वो अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक बच्ची उसकी 9 साल की थी जिसका नाम दिव्यांशी था। वो कक्षा 6 में पढ़ रही थी। महीने का उसका बेटा था। हंसता खेलता लक्ष्मण का परिवार था। लक्ष्मण पेशे से पुलिस कांस्टेबल था, लेकिन तभी अचानक उसको पता चलता है कि जब वो इलेक्शन की ड्यूटी करने बाहर गया हुआ था तभी उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों का किसी ने कत्ल कर दिया है। जब वो ये बात सुनता है तो बिल्कुल वो छटपटा जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी के को कोई खत्म कर दिया है तो फिर उसके ऊपर क्या बीतती है ये तो वही जान सकता है। इधर पुलिस तीनों को देखती है तो तीनों खून से लथपथ लहूलुहान जमीन पर पड़े हुए थे। शरीर पर चाकुओं के बहुत सारे घाव थे। किसी ने चाकुओं से उनके पूरे शरीर पर गोद दिया था। बहुत बेरहम तरीके से किसी ने उन तीनों का कत्ल कर दिया था। पुलिस तुरंत तीनों को जयपुर अस्पताल एम्स में भर्ती कराती है और डॉक्टर बताता है कि दोनों बच्चे पहले ही दम तोड़ चुके हैं। महिला जो है उसकी सांसें चल रही है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि जो महिला है उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है। उन्हें बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की। अब इधर पुलिस के जहन में, पुलिस के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमते हैं कि आखिर में इतने बेरहम तरीके से कौन इन तीनों का कत्ल कर सकता है। 2 छोटे बच्चों पर दया भी नहीं आई। उसने 9 महीने के बच्चे का ही कत्ल कर दिया। आखिर में क्या रंजिश थी कि उसे 2 मासूम बच्चों का भी कत्ल करना पड़ा। लक्ष्मण को फोन जाता है और लक्ष्मण अपने घर पर आता है। लक्ष्मण घर पर खून की नदियां देखकर बिल्कुल सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी वहां पर पुलिस फॉरेंसिक टीम लेकर पहुंचती है और लक्ष्मण को वहां से हटाती है। लक्ष्मण बेहोश हुए जा रहा था। लक्ष्मण को होश में लाती है और उसे पानी देती है। फिर पूछती है कि धैर्य रखो, जो भी कातिल है उसे हम जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इधर फॉरेंसिक टीम सारे सबूत को इकट्ठा करती है और पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। पता चलता है कि लक्ष्मण का छोटा भाई
घर पर आया हुआ था। का नाम रघुवीर है और वो बाइक से हम लोगों ने उसको जाते हुए भी देखा, लेकिन वो बताते हैं कि हमें नहीं लगता कि रघुवीर ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि रघुवीर अपने भतीजा और भतीजे को बेहद बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो जब भी घर पर आता अपने भतीजे और भतीजी के लिए बहुत सारी चॉकलेट खिलौने लेकर आया करता था। अब रघुवीर के बारे में लक्ष्मण से वो पूछताछ करते हैं कि क्या तुम्हारा भाई कत्ल कर सकता है? तो लक्ष्मण कहता है कि नहीं सर, लक्ष्मण तो हम लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लक्ष्मण अपने भतीजा और भतीजे से बेहद प्यार करता था। वो तो मुझसे भी बढ़कर अपने भतीजा भतीजी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। पुलिस लक्ष्मण से पूछती है कि क्या तुम्हारे भाभी से और रघुवीर के बीच में कोई विवाद चल रहा था? लक्ष्मण कहता है कि नहीं सर, कोई भी विवाद नहीं चल रहा था। हम लोग के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे थे। अक्सर रघुवीर घर पर आया करता था तो मेरी पत्नी उसको खाने खिलाती और रघुवीर कुछ दिन हमारे घर पे ही रुकता था। अब पुलिस को भी समझ में नहीं आता है, वो लोग पड़ोस वालों से भी पूछताछ करती है, लेकिन न कत्ल की वजह सामने आती है और ना ही समझ में आता है कि इतनी बेरहम तरीके से आखिर में कौन इन तीनों का कत्ल कर सकता है। अब इस बात से कोई पर्दा उठा सकता था तो शकुंतला ही बता सकती थी कि आखिर में उसकी हत्या और उनके दोनों बच्चों की हत्या किसने की है। अब शकुंतला की हालत भी बहुत ज्यादा गंभीर थी। इधर पुलिस अपने तरीके से छानबीन शुरू करती है और लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी नतीजा सामने निकल कर नहीं आता। लक्ष्मण से एक बार वो पूछताछ करती है कि तुम्हारे परिवार की किसी से कोई निजी दुश्मनी थी? लक्ष्मण कहता है कि नहीं सर, हमारी दुश्मनी किसी से भी नहीं थी। हमारे पड़ोस में हमारा लोगों से संबंध बहुत अच्छा था। मुझे नहीं लगता कि कोई बिना कारण के ही मेरी पत्नी और मेरे बच्चों की इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर सकता है। अब पुलिस वालों का दिमाग जो है वो एकदम फिर जाता है। अब पुलिस वालों को जो शक है वो रघुवीर के ऊपर जाता है। लक्ष्मण से कहते हैं कि रघुवीर को तुम फोन मिलाओ, हमें उससे कुछ पूछताछ करनी है। अब लक्ष्मण पुलिस वालों के सामने ही रघुवीर को फोन मिलाता है, लेकिन रघुवीर का नंबर जो है वो बंद आ रहा था। पुलिस वाले रघुवीर को फोन मिलाने की कोशिश करते हैं लक्ष्मण से नंबर लेकर, लेकिन रघुवीर का नंबर 24 घंटे बंद आता है। अब पुलिस वालों को रघुवीर के ऊपर शक हो जाता है। अब वो रघुवीर को तलाश करने लगती है। लक्ष्मण से वो रघुवीर का एड्रेस लेती है और जब वो जिस शहर में रहता है वहां पर छापेमारी करती है, लेकिन पता चलता है कि रघुवीर यहाँ पर 2 दिन से नहीं आया हुआ है। वो यहाँ वहां रघुवीर को तलाशने की कोशिश करती है और रघुवीर का कॉल भी ट्रेस करवाती है, लेकिन उसका नंबर लगातार बंद आ रहा था। इस वजह से उसका जो कॉल है वो भी ट्रेस नहीं हो पा रहा था। अब पुलिस को जो शक था वो और भी बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है कि बस करो, इस कत्ल के पीछे रघुवीर का हाथ तो जरूर है। अब वो इधर रघुवीर को तलाश करने की हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है। हर थाने पर उसकी फोटो देती है और पता करने की कोशिश करती है, लेकिन रघुवीर का कहीं भी कोई भी पता नहीं चलता है। ये कहानी एक नया मोड़ ले लेती है जब पता चलता है कि जिस रघुवीर को वो ढूंढ रहे हैं जयपुर में कनकपुर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूदकर वो अपनी जान दे देता है। पुलिस जिसको ढूंढ रही थी वो तो मर चुका होता है। अब पुलिस को समझ में नहीं आता है कि आखिर में इस केस की गुत्थी सुलझे तो कैसे सुलझे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या चाचा ने ही अपने भतीजे और भांजी की हत्या की है। पुलिस रघुवीर के बारे में पता करने लगती है तो पता चलता है कि एक जमीन को लेकर दोनों के बीच में लक्ष्मण की पत्नी और रघुवीर के बीच में विवाद चल रहा था। रघुवीर अक्सर आता तो अपनी भाभी से लड़ाई करता, काफी ज्यादा कहासुनी भी हो जाया करती थी। फिर उसे पता चलता है कि जो रघुवीर है वो अपने भतीजे और भांजी से बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। वो अक्सर जब भी घर पर आता तो वो सोशल मीडिया पर उन दोनों की अपने भतीजे और भांजी की रील्स बनाकर वो डाला करता था और बहुत ज्यादा उनको प्यार भी करता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के दिमाग में खून सवार हो जाए तो उसे फिर भी न रिश्ता दिखता है न प्यार दिखता है। रघुवीर उस बुधवार की रात को घर पर आता है तो सोशल मीडिया पर अपने भतीजा और भांजी के साथ वो रील्स बनाता है और रील्स बनाकर वो डालता है। अब वो बुधवार की शाम को मारने और मरने के इरादे से ही वो घर पर आया हुआ था। उसने शाहरुख खान के डायलॉग पर वीडियो बनाकर डाली। ये गाना था रात इस दुनिया में उसकी आखिरी रात है, के बाद वो हमेशा के लिए सबसे विदा लेकर दूर चला जाएगा। लेकिन ये रील देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसके दिमाग में खूनी खेल चल रहा है और ये भयानक खेल को अंजाम देगा, क्योंकि अक्सर ये अपने भतीजा और भांजी के साथ रील्स बनाकर डाला करता था तो लोग इसे मनोरंजन के तौर पर देखते हैं और उस दिन भी ऐसा ही होता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस रील्स के पीछे एक खूनी खेल को अंजाम दिया जा रहा है
और अपने भतीजे और भांजे को चाकू से गोद गोद कर उनकी हत्या कर देता है। अब पुलिस को लक्ष्मण के ऊपर भी शक होता है। फिर वो लक्ष्मण से पूछताछ करती है कि तुमने हमें बताया नहीं, हमारे भाई और भाभी के बीच में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। लक्ष्मण कहता है कि हाँ सर, मैं ये बात आपको बताना भूल गया था। पुलिस वाले कहते हैं कि पत्नी और बच्चों का कत्ल हो गया और तुम ये बात हमें बताना भूल गए, ऐसा कैसे हो सकता है। अब पुलिस वालों को जो शक है वो लक्ष्मण के ऊपर भी जाता है कि कहीं ना कहीं इस हत्या के बारे में शायद पहले से लक्ष्मण को पता रहा होगा। अब लक्ष्मण से वो सख्ती से 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है और सख्ती से वो उससे लक्ष्मण से पूछताछ करती है। लक्ष्मण टूट जाता है और अपना सच बता देता है। कहता है कि दरअसल मैंने ही अपने छोटे भाई से कहा था कि मेरी पत्नी की हत्या कर दो, क्योंकि जो मेरी पत्नी है उसका और लोगों से संबंध था। मुझे शक था कि मेरी पत्नी है, मेरे ना रहते हुए में उसका और आदमियों के साथ भी शारीरिक संबंध था और ये बात जो है मेरी पत्नी मुझसे छुपाया करती थी। इस बात को लेकर मेरी पत्नी और मेरे बीच में अक्सर विवाद हुआ करते थे, लड़ाई झगड़ा हुआ करती थी और मुझे शक ये भी था कि हो सकता है ये जो बच्चे हैं ये उसी के बच्चे हैं। पुलिस जब ये बात सुनती है तो लक्ष्मण को बहुत ज्यादा डांटती है। कहती है कि अगर तुम्हें शक था तो तुम डीएनए भी तो करा सकते थे अपने बच्चों का, तुम्हें अपने बच्चों को मरवाने की क्या जरूरत थी। लक्ष्मण कहता है कि मुझे कुछ भी सर समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे बच्चों से नफरत होने लगी थी कि ये जो बच्चे हैं वो मेरे बच्चे नहीं है और ये जो बच्चे हैं मेरे पैसे पे पल रहे हैं और मैं नहीं चाहता था कि मेरे ये दोनों बच्चे हैं किसी के पाप का अंजाम है और इन बच्चों की परवरिश मैं करूं, वो भी अपने पैसों से। अब मैंने अपने भाई को तैयार किया कि मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी है तो ऐसे मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा। तुम जाओ और मेरी पत्नी और बच्चों का कत्ल कर दो। उसका जो छोटा भाई है रघुवीर वो घर पर आता है, वो इस हत्या को अंजाम देता है और हत्या करने के बाद वो घर से चला जाता है, लेकिन पड़ोस के लोग उसको देख लेते हैं और फिर रघुवीर को लगता है कि शायद पुलिस उसको पकड़ लेगी तो फिर वो खुद को भी वो मार देता है। और लेकिन इधर जो इतनी सारी प्लानिंग करता है लक्ष्मण इतनी चालाकी से, उसे लगता है कि वो पुलिस से बच जाएगा और पुलिस का शक भी उस पर नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो वो पुलिस से नहीं बच सकता है। इसीलिए इंसान को कोई जुर्म करना चाहिए तो पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, आप कितनी ही शातिर तरीके से किसी का खून क्यों ना करें और कितना ही प्लान क्यों ना कर ले, जो पुलिस है वो जमीन के नीचे से भी खोद कर सबूत निकाल लेती है। एक शक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। वो शक के आधार पर वो अपने बच्चों की भी हत्या करता है और अपनी पत्नी की भी हत्या करवा देता है। दरअसल दोस्तों वो जो उसकी पत्नी है उसकी जो हालत है वो अभी भी बहुत ज्यादा गंभीर, पता नहीं उसकी पत्नी बचती है या नहीं बचती है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। दोस्तों ऐसी घटना सुनाने का उद्देश्य हमारा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको जागरूक करना है। तो इसलिए दोस्तों समाज में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो हम आपके लिए लेकर आते हैं और आपको जागरूक करते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देश दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको जानिए। आप जानेंगे तभी तो अपने घर वालों और परिवार वालों को सुरक्षित रखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल इसी समय पर एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।